हेलो एवरीवन, मैं हूं रजत अग्रवाल। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आपका प्री ओरिएंटेड हो, चाहे आपका मेंस ओरिएंटेड हो, चाहे आपका नॉलेज ओरिएंटेड हो, इवन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हम स्टडी करेंगे आज हम फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से इवॉल्व हुआ। क्या अचानक से लोग बैठे, ग्रुप बना और चीज़ें शुरू हो गई, या कई साल का प्लान्ड एंड एफर्ट देने के बाद कहीं हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना पाए। इस चीज़ को हम समझेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। उम्मीद एक ऐसी किरण है कि आप एक एग्ज़ाम के लिए, ये यूपीएससी ओरिएंटेड लेक्चर है जो मैं ले रहा हूँ, यूपीएससी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए एक सबसे बड़ा मोटिवेशन है उम्मीद, कि कल जो आज हम मेहनत कर रहे हैं उसके जो फ्रूट्स हैं, उसका जो फल है वो कल प्राप्त होगा, वो कल मिलेगा। ये सोच के हमको हर दिन मेहनत करना है। जब हम सवेरे उठें तब हमको यही सोचना है और आगे बढ़ना है, कल का सोच के कि कल को हमको बेटर बनाना है। उसके लिए हमको आज मेहनत करनी है। इस वीडियो में हम राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब एनी बेसेंट से लेके कि जब उन्होंने चीज़ों को सामने लेके आए, टिल इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक 1947 के, हम उसको ब्रीफ मैनर में समझेंगे। टाइम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीच में बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि प्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको इस लेक्चर का पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम गर्गाइस अकेडमी है। टेलीग्राम पे भी आप उसको जो है फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी अगर है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया है, उसको उस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो विल स्टार्ट ऑफ विद द लेक्चर। तो हम जो फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देखते हैं कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का अगर जब फ्रेम होता है तो वो क्या एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है ना। तो किसी भी कंट्री का, यहाँ हमको क्या समझना है, किसी भी कंट्री का क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग। तो फ्रेमिंग के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ना, एक बॉडी होती है, ग्रुप ऑफ पीपल हैं। तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे अगर कोई कहे कि कोई कंट्री एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कर रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वो कंट्री अपना कॉन्स्टिट्यूशन को या तो नए तरीके से फ्रेम करना चाह रहे हैं, या एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेके, मतलब बेसिकली जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग की बात होती है तब जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना, ये जो इसके मेंबर्स होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो या इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, वो सामने आते हैं, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और संविधान लिखा जाता है। तो अगर कोई कहे कि कहीं पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंट हो रही है, तो हमको क्या समझना है कि वहां पे संविधान लिखने की तैयारी हो रही है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ें हैं, देखिए आपको चीज़ों को ब्रेक करके समझना होगा। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, मैक्सिमम बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको समझना है ये चीज़ कि आपको ये समझने के बाद आपको फिर रिवीजन ही करना है। बार बार फिर उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ रिवीजन की। तो सोल पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? पर्पस, व्हाट इज द पर्पस? अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो व्हाट विल यू से? अगर कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम है, क्या पर्पस है, तो आप कहेंगे ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक ही काम है जो कि ड्राफ्ट करता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। किसके लिए? कंट्री के लिए, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द डिमांड, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड, अगर आपसे कोई पूछे कि डिमांड कब से शुरू हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, आवाज़ें कब से उठनी शुरू हुई, जब हम नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहे थे, तब नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्म हुई, क्या तभी डिमांड शुरू हुई? या डेकेड्स लग गए डिमांड शुरू करके, उसके लिए फाइट करके उसको हासिल करने में डेकेड्स लग गए? क्योंकि अराउंड 1918 बताया जा रहा है कि 1918 जो डेट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूशन की, बेसिकली उस समय कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड हो रही थी कि हमको संविधान चाहिए, हमारे कंट्री में संविधान। तो ये जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है उस समय जब स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात नहीं, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी, है ना। तो 1918 अराउंड जो है
उस समय से संविधान की मांग शुरू हुई थी। अब ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन को आपको डेफिनेटली समझना है। देखिए, पॉलिटी हो या कोई सब्जेक्ट हो, अगर आप उसको समझेंगे तो जो रिमेंबरिंग जो पावर है, जो रिमेंबरेंस पावर है, जो याद करने की शक्ति है, वो बहुत लंबे समय तक रहेगी एज कंपेयर टू किसी चीज़ को सिर्फ रट के ग्रास्प कर लेना। तो वो आपके ऊपर है, आपको क्या सूट करता है। तो टाइमलाइन, किस चीज़ की टाइमलाइन? फ्रेमिंग। किस चीज़ की फ्रेमिंग? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसी तरीके से आप एक लाइन को, द टाइमलाइन फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप ये पढ़ें और ऐसे पढ़ें, टाइमलाइन फॉर फ्रेमिंग किस चीज़ की? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, खत्म। तो इस तरीके से अगर आप ब्रेक करके पढ़ेंगे तो मेरा ऐसा सजेशन है कि आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो 1922 में क्या हुआ था, आपको ऐसे पढ़ना है। 1922 आपने डाला, 1922 डाला, क्या हुआ? ज्वाइंट मीटिंग हुई, है ना। ज्वाइंट मीटिंग हुई किसकी? बोथ हाउसेस ऑफ किसका? सेंट्रल लेजिस्लेचर का। बोथ हाउसेस इनिशिएट कौन किया था? 1922 में। 1922 में ज्वाइंट मीटिंग हुई बोथ हाउसेस की, सेंट्रल लेजिस्लेचर की। इनिशिएशन था एनी बेसेंट जी का। मिसेस एनी बेसेंट डिसाइड करी क्या? कॉल करने के लिए फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पीछे भी जब 1918 में डिमांड हो रही थी तो वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम स्टार्टिंग में किस चीज की बात कर रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशन की। हम स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे पहले। क्योंकि पहले तो हम ये डिसाइड करें कि हम संविधान, हाँ हम अपना संविधान फ्रेम कर सकते हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात होंगे जब हम और सीरियस हो जाएंगे टुवर्ड्स द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम अपने कदम बढ़ाते जाएंगे, अभी हम संविधान की बात कर रहे हैं, फिर 4 सीढ़ी हम और चढ़ेंगे, तब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे, फिर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फ्रेम होगी, हम उस चीज़ की बात करेंगे। तो आपको पढ़ाई भी अपने इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना है। देखिए, कोई भी चीज़ ना टफ है ना आसान, हमारी सोच ही टफ बनाती है, हमारी सोच ही आसान बनाती है। याद करें हमेशा, उम्मीद का किरण है, आगे चल के जाना है और नैया तो पार होगी ही होगी, जिसने ठान लिया उसने करके दिया। तो कमिंग टू द 1925, अब देखिए 1922 में क्या हुआ, मिसेस एनी बेसेंट ने क्या किया, ये आपने नोट किया। अब 1925 पे आ जाइए। 1925 में क्या है? 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल ड्राफ्ट किया था। किसने ड्राफ्ट किया था? इंडियंस ने ड्राफ्ट किया था, सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल पहला एक बहुत मेजर स्टेप था जिसमें ड्राफ्ट किया गया था इंडियंस द्वारा इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर। जो इंडियंस थे उन्होंने ड्राफ्ट किया था क्या? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, है ना। तो फिर ये मॉडिफाइड बाय इसमें और भी पार्टीज, मेंबर ऑफ ऑल पार्टीज इन इंडिया, और इंट्रोड्यूस किया था किसमें? ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया था। किसको? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप प्री की बात करें, है ना। और ब्रिटिश पार्लियामेंट, दो बिल वॉज नॉट पास्ड। देखिए, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, एक तो नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नाम में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, इट वॉज नॉट पास। इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ था? सेंट्रल लेजिस्लेचर में नहीं, इंट्रोड्यूस हुआ था कहाँ? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय, और नॉट पास, किस पास नहीं हुआ था वहां पे। एंड ये एक मेजर एफर्ट, क्यों? क्योंकि अब तक हम, जैसे आप 1922 भी देख रहे हैं, 18 से डिमांड शुरू हुई, या 1925 से पहले, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि नहीं हम फ्रेम कर सकते हैं, हमारे पास उतनी नॉलेज है, हमारे पास उतनी क्षमता है, हम उसको करके दिखाएंगे। 1925 में हमने फर्स्ट स्टेप एक तरीके से लिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के, उस बिल को ड्राफ्ट किया इंडियंस द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेचर में, इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड मॉडिफाइड बाय मेंबर ऑफ ऑल पार्टीज इन इंडिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ, पास नहीं हुआ, मेजर एफर्ट इसको माना जाता है बाय इंडियंस। ठीक है। अब 1928, देखिए ये टाइमलाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से।
इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस इसमें से मिल जाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझना है। डोंट ट्राई टू रेक्टिफाई द थिंग, यू हैव टू लर्न इट एज द टाइमलाइन गोज बाय। आपको अभी लगेगा, लेकिन आप नोट बनाएंगे 1922 ये, 1925 ये, 1928 ये, तो उसके बाद जब 4 बार पढ़ेंगे ना तो 5वीं बार ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो कि अगर आप मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज का जो भी आप किसी का भी लोगे, आप उसको सॉल्व करोगे, क्वेश्चन आएंगे तो आप धड़ल्ले से आंसर दे पाओगे, है ना। तो कमेटी 1928 की हम बात कर रहे हैं, कमेटी की यहाँ बात हुई, कमेटी बनी क्या, हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूट थी, किस लिए कॉन्स्टिट्यूट थी, क्या इफेक्ट देने के लिए, टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द कांग्रेस इन 1927। ये कमेटी बनी जिसका हेड थे मोतीलाल नेहरू जी, और ये कॉन्स्टिट्यूट करी थी किसे, इफेक्ट देने के लिए जो रेजोल्यूशन जो फ्रेम हुआ था, टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन का जो रेजोल्यूशन हुआ था उसको बाय कांग्रेस 1927। इसको कहीं ना कहीं, इसको क्या हम कहते हैं, ये कमेटी की जो रिपोर्ट है इसको हम कहते हैं मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, है ना। एंड ये मेजर फर्स्ट एफर्ट है इंडिया टू फ्रेम अ फुल फ्लेजेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अगर आप फर्स्ट स्टेप बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल है, उसके बाद आप बात करते हैं तो कमिटी हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव इफेक्ट टू अ रेजोल्यूशन टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कांग्रेस। तो जो रेजोल्यूशन था किसका, कांग्रेस का, किस लिए, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, कब, 1927 में। तो ये रिपोर्ट जो है, द रिपोर्ट फेमसली नोन एज मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, इससे कब किस साल में कहां से क्वेश्चन उठा लेंगे नहीं पता है ना। ये एक फुल फ्लेजेड कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए जो है एक बहुत मेजर स्टेप था बाय इंडियंस। अब अगर हम बात करें 1930 से 1932 के बीच में क्या क्या चेंजेस दिखाई दे। देखिए एक चीज़ और आपको समझना होगा, वैसे आप वो चीज़ हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि जैसे जैसे प्रेशर माउंट हो रहा था वैसे वैसे डेवलपमेंट आप देख रहे थे पॉलिटिकल स्फेयर में भी। सोशल प्रेशर जो माउंट हो रहा था उसके वजह से कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल स्फेयर था उसमें जो इंडियंस का से था वो डेफिनेटली इंक्रीज कर रहा था। तो 1930 एंड 32 में क्या हुआ, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइज हुई थी बिटवीन नेशनल लीडर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के नेशनल लीडर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में किस लिए, डिस्कस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म को, है ना। और ये जो डिस्कशन है वो किस चीज में रिफ्लेक्ट करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको मैं जितना भी इंपॉर्टेंट बोल दूं ये कम है। यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं, है ना। और एक फीचर में बोला जाता है क्योंकि ये बहुत लेंदी था इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी, ये एक पॉइंट है जिसको आप नोट कर सकते हैं कि हम बात करते हैं ये लेंदियस कॉन्स्टिट्यूशन है। तो लेंदियस कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, उसमें सिर्फ एक ये पॉइंट है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी बहुत सारी चीजें ली गई थी, है ना। तो ये जो चीजें ली गई थी क्योंकि ये खुद में एक बहुत लेंदी था तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी डेफिनेटली लेंदी था, है ना। तो सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं यहां पे कि क्यों लेंदी था, उसका एक सपोर्टिंग पॉइंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। दिस एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो यहां पे 1930 और 1932 में यहां ये हुआ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेयर ऑर्गेनाइज, किसके बीच में, नेशनल लीडर इंडिया एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या डिस्कस क्यों किया गया, कॉन्फ्रेंस क्यों हुई, खुद से पूछिए। डिस्कस करने के लिए क्या डिस्कस करना था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, जो बढ़ती हुई डिमांड थी इंडियंस की कि वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस डिमांड को देखते हुए यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और जो डिस्कशन था उसका रिफ्लेक्शन कहाँ आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का डिस्कशन का रिफ्लेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
देखिए कुछ चीज़ों को तो मैं यहीं पे आपको इसी लेक्चर में रिपीट कर रहा हूँ बार बार सो दैट कि आप उसको समझ पाओ और आपको वो आसान लगे आपको रिवीजन करने में। अब आते हैं हम 1934 में। अब यहाँ देखिए, अब तक हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की। वी वर टॉकिंग अबाउट वी नीड अ संविधान, हमारे पास एक हमारे कंट्री का जो संविधान है उसको बनाने की हम बात कर रहे थे। संविधान कौन बनाता है, जैसे हमने पहले देखा, उसको ड्राफ्ट कौन करता है, ग्रुप ऑफ पीपल। जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है वो कौन होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहाँ बात आती है 1934 में फर्स्ट टाइम, पहली बार किस चीज का एस्टैब्लिशमेंट की बात आई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रपोज करा गया। किसके द्वारा, एम.एन. रॉय द्वारा, जो कि प्रोमिनेंट ट्रेड यूनियन लीडर थे। 1934 फर्स्ट टाइम डिमांड हुई किस चीज की, प्रपोज किया इन्होंने किस चीज को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। दैट मीन्स वी वर गेटिंग मोर सीरियस, हम और सीरियस हो रहे थे इन आवर एफर्ट। किस चीज का एफर्ट, फॉर हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारा जो एफर्ट था वो और ज़्यादा सीरियस, हम और ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्मेशन का जो प्रपोजल था वो एम.एन. रॉय द्वारा दिया गया। और ये एक प्रोमिनेंट ट्रेड यूनियन लीडर थे। आप PYQ देखेंगे तो क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ से। अब हम 1934 तक समझे। अब हम आते हैं 1937 से 39 में क्या हो रहा था, देखा तो जाए। अब यहाँ ये हो रहा था, सेवरल ओकेजन्स क्या थे, वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस, ये क्या कर रहे थे, जो वर्किंग कमेटी थी किसकी, कांग्रेस की, ये बार बार डिमांड कर रहे थे किस चीज की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने की। तो यहां पे हमने देखा कि 34 में एम.एन. रॉय साहब ने क्या फर्स्ट टाइम बोला। अब 37-39 में सेवरल ओकेजन, कई बार ऐसा देखा गया कि वर्किंग कमेटी, किसकी वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की। आप भी ऐसे ही नोट्स लिख सकते हैं 1937-39 कई बार, सेवरल ओकेजन, क्या वर्किंग कमेटी, किसकी कमेटी, कांग्रेस की कमेटी। क्या मांग रही थी भाई, कमेटी कुछ बोल रही होगी ना, क्या डिमांड कर रही थी, क्या चीज का डिमांड यहां पे थी, किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कोई कंट्री गठित करती है तो क्यों करती है, जैसा हमने पहले बताया, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो यहां पे वी वर गेटिंग मोर सीरियस, मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब हम आगे चले, गाड़ी को और आगे बढ़ाएं। अब हम पहुंचेंगे 1940 में। 1940 में क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड, क्या एक्सेप्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भाई, डिमांड, किस चीज की डिमांड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आंसर है 1940। इसमें कोई कंफ्यूजन मत करिएगा, एग्जाम में गलत मत करिएगा। और इसको हम क्या कहते हैं फेमसली, वी कॉल इट अ अगस्त ऑफर, है ना। ये अगस्त ऑफर है, इसका अगस्त महीने से कोई मतलब नहीं है। इस ऑफर को, इसको जो है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट करी, इस ऑफर को अगस्त ऑफर बोला जाता है। टू मूव दिस फॉरवर्ड, ब्रिटिश अब डिमांड एक्सेप्ट हुआ, इसको कहा अगस्त ऑफर, ठीक है। फिर थ्री अटेम्प्ट्स हुए। 3 अटेम्प्ट्स क्या थे, फर्स्ट अटेम्प्ट क्रिप्स मिशन, ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट द वीवल प्लान, थर्ड अटेम्प्ट द कैबिनेट मिशन, ठीक है। अब ये 3 क्या थे, इसको अब हम देखेंगे, है ना। 1940 में क्या हुआ, हमने देखा अगस्त ऑफर की बात हुई एंड 3 अटेम्प्ट्स जो है आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट लेने के लिए सोचा कि अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट 3 स्टेप लिया। अब वो 3 स्टेप क्या लिया वो हम देखते हैं। 1942 में हम आ गए, 1940 से 1942 में आ जाता है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन क्या था, अपॉइंट हुआ और फेल हो गया। याद करना है, क्रिप्स मिशन अपॉइंटेड बट फेल्ड, क्रिप्स मिशन अपॉइंटेड बट फेल्ड, ठीक है। इट कुड नॉट मीट द डिमांड, किसकी डिमांड, किसकी डिमांड क्रिप्स मिशन फेल कर रहा था, कांग्रेस की डिमांड एंड मुस्लिम लीग की डिमांड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी कांग्रेस की, मुस्लिम लीग की, उसको वो डिमांड फेल कर रहा था, इसलिए क्रिप्स मिशन फेल।
अब आ जाता है शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में। अब आते हैं हम 1945 में, ठीक है। अब 1945 में आते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस, है ना, डिस्कस क्या, द वेवल प्लान। और प्लान क्या था, रिजेक्ट हो गया, ऑल द मेजर पार्टीज इन इंडिया। तो अभी हमने क्रिप्स देखा, रिजेक्ट हो गया, वेवल देखा, रिजेक्ट हो गया। अब हम देखेंगे 1946, अब 45 की बात करें तब हम 46 की बात करें। 1946 कैबिनेट मिशन, है ना, कैबिनेट मिशन अराइव किया इंडिया में ऑन 24 मार्च। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, है ना। पब्लिश क्या किया, रिकमेंडेशन पब्लिश किया ऑन 16 मई। 24 मार्च को कैबिनेट मिशन आया इंडिया में। 16 मई को जो रिकमेंडेशन था किस पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने के लिए, है ना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन। इसमें 3 मेंबर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मेंबर्स थे इस कैबिनेट मिशन के, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर्स थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, है ना। 24 मार्च को ये आया, 16 मई को इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने का रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन दिया। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं इस लेक्चर में बार बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, जनरली मैं नहीं बोलता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम 1946 में ही जुलाई और अगस्त की बात करते हैं कि तब जुलाई और अगस्त में 1946 में क्या स्टेटस था। तो इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस किस चीज़ के, इलेक्शंस हुए, इलेक्शन किस चीज़ के हुए, इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने की बात हुई। कैबिनेट मिशन सक्सेस था, यहाँ डबल टिक हो गया। तो कैबिनेट मिशन के लोग कहाँ से आएंगे, तो फिर हम बात करें इलेक्शंस की, है ना। इनडायरेक्टली इलेक्टेड, है ना, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे ऑलरेडी ब्रिटिश इंडिया से, दोज वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। फिर यहां पे एक हो गया कि ब्रिटिश इंडिया से कैसे आए, दूसरा है प्रिंसली स्टेट से कैसे, यहां से नॉमिनेट हुए थे, है ना, यहां से नॉमिनेट हुए थे। तो इसीलिए हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कहते हैं partly elected, partly nominated body. Why we call constituent assembly as partly elected, partly nominated body? तो आंसर यहाँ है, ठीक है। नवंबर 1946 की हम बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड। इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड, तो आंसर है नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई भी आपको टाइमलाइन में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और कमेंट करिए और अपने सवाल को पूछिए। कमेंट करके अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसका आंसर हम दे देंगे। अब 1946 में और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हम देखते हैं 9 दिसंबर 1946 को यहाँ क्या बात हो रही है ना। 9 दिसंबर 1946 क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फर्स्ट टाइम मेट। When did the Constituent Assembly met for the first time? Kindly answer from the following dates. आपको डेट दे देगा 9 दिसंबर 1945, 9 दिसंबर 1946, 19 दिसंबर 1946, है ना, 29 दिसंबर 1945। अब आप कंफ्यूज रहेंगे, सारी चीज़ दिसंबर की है, हमने तो दिसंबर पढ़ा था। नहीं, जब 1946 में वो फॉर्म हो रहा है तो 1946 में 9 दिसंबर इज अ करेक्ट डेट, फर्स्ट टाइम, है ना। और जब फर्स्ट टाइम हुए थे तो इनके स्पीकर कौन था,
इनका जो प्रोटेम स्पीकर था वो डॉक्टर सचिदानंदा सिन्हा। क्यों? क्योंकि ये ओल्डेस्ट मेंबर थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए हर चीज को आपको सिंक करना होगा। पहली बार कब मिले? 9 दिसंबर 1946। स्पीकर कौन था? डॉक्टर सचिदानंदा सिन्हा। क्यों उनको ही चुना गया? उस स्पीकर को जो कि ऐसे चुना जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उनको हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। वाई ओनली डॉक्टर सचिदानंदा सिन्हा वॉज चोजन? इसलिए क्योंकि वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, इसलिए उनको प्रोटेम स्पीकर जो है वहां पे, क्योंकि भाई मान लीजिए कोई सभा अगर बैठी है तो कोई तो उसको प्रिसाइड करेगा, कौन करेगा ऐसे? तो ओल्डेस्ट मेंबर जो थे डॉक्टर सचिदानंदा सिन्हा, वो जो है प्रोटेम स्पीकर वहां पे इलेक्ट हुए, है ना। प्रोटेम स्पीकर इलेक्ट हुए, स्पीकर नहीं इलेक्ट हुए, प्रोटेम स्पीकर, है ना। 9 दिसंबर को फिर ये जो चीज की हम बात करते हैं वो 9th की थी। अब हम बात करेंगे 11th ऑफ दिसंबर को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद SC मुखर्जी इलेक्टेड, ये इलेक्टेड हुए क्या? एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहां पे देखिए सचिदानंद वाज नॉट द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यहां पे प्रोटेम स्पीकर की बात हो रही थी। कंफ्यूजन यहां नहीं होना चाहिए। 11 देखिए मैं बार बार बता रहा हूं इसी चीज में ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद SC मुखर्जी इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? आप अगर पीछे देख के आंसर दें तो बात अलग है। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली? अगर आपको पता है तो इसको बगैर चीटिंग करे अगर आप बता सकते हैं तो आप बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे सर BN राव। सर BN राव अपॉइंट हुए थे क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली, एडवाइजर टू द असेंबली। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने से जो प्रयास कर सकता हूँ आपको प्रयास करके समझा रहा हूँ, और स्पेशली ये लेक्चर्स उनके लिए है जो घर में बैठ के खुद से तैयारी करते हैं और उनके पास रिसोर्स की कमी है, या उनके पास वो क्या बोलते हैं किसी भी वजह से वो बाहर जाके तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो ट्रस्ट मी, अगर ऐसे बच्चा कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप एक डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको एक ग्रुप में हम लोग ऐड कर लेंगे और उस ग्रुप में लगातार कुछ ना कुछ आपकी क्वेरीज प्लस जो हम लोग के नए अपडेट्स आते हैं उसमें हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, या कोई भी सब्जेक्ट है उसमें अगर आपको प्रॉब्लम है या आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है, रिवीजन में, नोट्स में, तो उस ग्रुप से जुड़ के आप अपनी क्वेरी डायरेक्टली भेज सकते हैं और उसको हम ईजी वे में आपको समझा देंगे, है ना। तो अब अगर हम बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 की, तो 9 दिसंबर की बात करें, 11 दिसंबर की बात करें, नाउ कम्स 13 दिसंबर 1946 की। तो 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था बताइए, क्या हुआ था? अगर आप पढ़ के बताएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं पढ़ें, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, है ना, जो ब्रॉड फ्रेमवर्क था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तरीके से एक ब्रॉड फ्रेमवर्क था, एक प्लान था जिसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ड्राफ्ट करना था, है ना। एक प्लान आप कह सकते हो, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क कह सकते हो, है ना। ये क्या किया? डिफाइन किया टेरिटरी ऑफ इंडिया भी, है ना, कॉम्पोजिशन ऑफ एम्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो ब्रॉड फ्रेमवर्क था, प्लान था, उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये इन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सोर्स ऑफ पावर एंड सेफगार्ड फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो देखिए आज भी डाइवर्सिटी है, उस समय भी डाइवर्सिटी थी। सेफगार्ड क्योंकि ब्रिटिशर्स किस तरीके से रूल कर रहे थे, किस तरीके से वो चीज़ों को एड्रेस कर रहे थे, ये सबको पता है। लेकिन आगे के लिए सेफगार्ड्स, है ना, सोर्स ऑफ पावर, ये सारी चीजें, एम्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किस तरीके से ड्राफ्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थी। और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 13 दिसंबर को 1946 को नेहरू जी ने, नेहरू मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है।
अब इसके बाद हम 13 दिसंबर के बाद हम सीधे आते हैं 22 जनवरी को। 13 दिसंबर के बाद हम सीधे आएंगे 22 जनवरी को। 22 जनवरी को हमने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया। तो बहुत बार ये भी हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब इंट्रोड्यूस हुआ था नेहरू जी के द्वारा तो इमीडिएटली उसको अडॉप्ट कर लिया था। क्या ये सही है या गलत, बताइए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कहेंगे गलत, बिकॉज 13 दिसंबर को इंट्रोड्यूस हुआ था, 22 जनवरी को 1947 को वो अडॉप्ट किया था। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड, है ना, अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 22 जनवरी को। देखिए इससे ज़्यादा क्लियर मैं तो नहीं बता सकता, इससे ज़्यादा इजी वे में भी मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक छोटा सा बस प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे स्पेशली जिनको फ्री एजुकेशन की आवश्यकता है या जिनको घर में बैठ के आवश्यकता है, तो हमारा ये जो गर्ग एकेडमी का इनिशिएटिव है मेरा, वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी बच्चा है, कोई भी क्वेरी है यूपीएससी से रिलेटेड, तो आप अपने कमेंट या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अगर आपको टाइपिंग में दिक्कत होती है तो वॉइस रिकॉर्ड करके भी आप सेंड कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, डाउट्स ऐसे होते हैं समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। इससे बढ़िया है 2 मिनट की 3 मिनट की क्लिप बना लिया, जो मन में है वो बोल दिया सवाल, और उसका जवाब हम आपको भेज देंगे। ठीक है, तो अब हम अपने 15 अगस्त पे आते हैं, है ना। 15 अगस्त 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस। इस एक्ट ने 3 चेंजेस लाए, किस चीज में, पोजीशन में। किसकी पोजीशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो पहले आप देखेंगे 15 अगस्त 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, 3 चेंजेस। किस चीज की चेंजेस में, पोजीशन। किसकी पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो असेंबली इसके बाद फुल्ली सॉवरेन बॉडी, वो जो चाहे अपना फ्रेम करें, जैसे चाहे वैसे अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र, जिसको बोलते हैं सॉवरेन, है ना, सॉवरेन बॉडी, इंडिपेंडेंट टू फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीजेस। समझ रहे हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें मेजर क्या चेंज आए। अगर मेंस में क्वेश्चन पूछता है तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे असेंबली बिकेम क्या, फुल्ली सॉवरेन बॉडी। फुल्ली सॉवरेन बॉडी का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टू फ्रेम क्या, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जिसके लिए वो बनी थी, अपने हिसाब से एज इट प्लीज, जो उनको ठीक लगे वैसा आप करो। द असेंबली ऑल्सो फंक्शन, अब एक ये पॉइंट हो गया। फिर असेंबली ऑल्सो फंक्शन, क्या भाई ये कैसी बात हो रही है, लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया, क्योंकि उस समय तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। मान लीजिए जब ब्रिटिशर्स चले गए तो जो भी लेजिस्लेचर का सारा चीज़ें था वो डिसॉल्व हुआ। अगर यहाँ पे जो बात आती है तो फिर लेजिस्लेटिव वाला जो फंक्शन है वो कौन करेगा, तो द असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, दैट ओनली फंक्शनड एज लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया। इट वॉज परफॉर्मिंग 2 सेपरेट फंक्शन, यहाँ 2 सेपरेट फंक्शन। एक क्या, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना और एनैक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज, एनैक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज, है ना। ये एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी बना रहे थे, दूसरी एनैक्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय एनैक्टमेंट, कमेंट में बताइए। जो बच्चे बताएंगे उन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप चाहेंगे तो हम ऐड भी करेंगे। कोई भी सवाल होगा वो आपको, वैसे तो सबके लिए है लेकिन जस्ट फॉर द मोटिवेशन, अगर आप चाहोगे तो आपका करेक्ट आंसर नेक्स्ट वीडियो में भी लिया जाएगा अगर कोई देता है तो मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एनैक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री, है ना। तो ये 2 सेपरेट फंक्शंस थे किसके,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, असेंबली फुल्ली सॉवरेन बॉडी हो गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट एज लेजिस्लेचर, है ना, लेजिस्लेचर के उससे जब मिले फर्स्ट टाइम, वो क्या डेट थी, 17 नवंबर 1947 की डेट थी, है ना। और इलेक्टेड, किसको इलेक्ट किया, जीवी मवलंकर एज द स्पीकर। तो जीवी मवलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर। जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क करती थी एज अ लेजिस्लेचर बॉडी, तो जीवी मवलंकर जो है एज अ स्पीकर रहते थे, है ना। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दस बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया कौन था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए मिलती थी, तो उसका हेड कौन होता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी की उससे मिलती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसका कौन हेड होता था, जीवी मवलंकर। ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें बुक में ज़रूर लिखी हैं, लेकिन कुछ बुक्स में चीज़ें ऐसे लिखी जाती हैं जो बच्चों को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। यहाँ मैं एक एक पॉइंट आपको, और देखिए जो जो गोले 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 बना रहा हूँ ना, वो आपको उसको नोट करके उसका नोट्स आप बना सकते हैं आगे के रिवीजन के लिए। बट वो आपके ऊपर है, अगर आपको ठीक लगे तो आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन होता है, नथिंग मोर देन दैट। डू वॉट एवर प्लीजेज यू। आपको आपके लक्ष्य के पास जो भी चीज़ लेके जाए, आप वो काम करिए। कभी मत भूलिए, उम्मीद ही है जो दुनिया को, हर एक पर्सन को चलाती है कि आज से बेटर कल, कल से बेटर परसों होगा, और हमको आगे चलते जाना है, कभी ना रुकना, कभी ना थमना। तो द मुस्लिम लीग मेंबर विड्रू, है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे विड्रू हो गए, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस व्हेन द मुस्लिम लीग विड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इजी जवाब है, क्या उसकी जो स्ट्रेंथ थी, स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस कर गई, सिंपल। और थोड़ी कुछ साइंस था, नथिंग साइंस। यहाँ पे सिंपल, अगर मान लीजिए एक रूम में 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग में 10 लोग साथ में हैं, लेकिन 2 लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई हम आपके साथ नहीं हैं, तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ही तो कम होगी, 10 से 8 हो जाएगी। वैसे यहाँ हुआ कि 389 स्ट्रेंथ थी, 389 से 299 हो गई स्ट्रेंथ, है ना। फिर हम बात करें 4 नवंबर 1948 की, फर्स्ट रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन ऑन 4 नवंबर 1948, है ना। एंड अ जनरल डिस्कशन वाज कंडक्टेड फॉर 5 days। ट्रस्ट मी बच्चों, मैं इससे सिंपल तरीके से मैं नहीं बता सकता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इस पॉइंट तक, मैं आपसे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि नोट्स ही की है जो आपको आगे, मैं कुछ भी बता दूं, आप कहीं भी पढ़ लो। अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी करके तैयारी कर रहे हो, स्पेशली वो लोग, नोट्स बनाइए। नोट्स ही आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। बिगर रिवीजन के सिलेक्शन होना शायद मुश्किल होगा, है ना। फर्स्ट रीडिंग कब, 4 नवंबर। कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए डिस्कशन चला। अब 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, देखिए ये 48 है, ये 49 है। ऑब्वियसली नवंबर शुरू होकर अक्टूबर तक आ रहा है। यहाँ पे सेकेंड रीडिंग हुई, क्लॉज बाय क्लॉज, क्लॉज बाय क्लॉज, क्लॉज बाय क्लॉज। सेकेंड रीडिंग में क्लॉज बाय क्लॉज चले थे। 15 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, 17 अक्टूबर 1949 को एंड हुआ था। टोटल 7,635 अमेंडमेंट्स were proposed, out of which 2,473 अमेंडमेंट, 7,635 अमेंडमेंट प्रपोज किए गए थे, किए नहीं गए थे। स्टेटमेंट आ जाता है 7,635 अमेंडमेंट्स वर मेड, नो, गलत है। प्रपोज किए गए थे 7,635 अमेंडमेंट, जो एक्सेप्ट किए गए थे वो 2,473 थे। अब 24 नवंबर 1949 थर्ड रीडिंग स्टार्ट हुई। कब, 24 नवंबर 1949 को।
और 26 नवंबर 1949 को द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड पास्ड। कब? 26 नवंबर 1949 एंड साइंड बाय द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कब किया था, तो किया था 26 नवंबर 1949 को। 299 मेंबर जो टोटल बचे उसमें 284 मेंबर ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स? तो द आंसर इज 26 जनवरी। क्योंकि ये इसलिए सिग्निफिकेंट है हिस्टोरिकली बिकॉज दिसंबर 1929 द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन लाहौर, नेहरू डिक्लेयर्ड 26 जनवरी 1930 एज पूर्ण स्वराज डे। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर हुआ था, नेहरू जी ने किया। इसलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो केम इनटू फोर्स हिस्टोरिकली बिकॉज दिसंबर 1929 में एनुअल सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उस समय उन्होंने क्या किया? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे बोला। तो जब यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे साइन हो गया, एनैक्ट हो गया, उसके बाद जो केम इनटू फोर्स हुआ वो 26 जनवरी। तो क्यों 26 जनवरी था? बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं, क्योंकि ये पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर हुआ था 1930 में, जब 1929 में दिसंबर में कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी। देखिए, हमने ये टाइमलाइन समझा, ये टाइमलाइन थी फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि बच्चे क्या होता है टाइमलाइन देखते हैं, 4 मिनट 5 मिनट के बाद बंद कर देते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि 4 मिनट 5 मिनट आप वेस्ट क्यों कर रहे हो। आप वीडियो उसकी देखो जिसको आपको समझ में आए, जिसके ऊपर आपका विश्वास बने। हमारा तो कंप्लीटली फ्री इनिशिएटिव है, तो इस फ्री इनिशिएटिव में हम उसको हेल्प करना चाहते हैं जिसको हमारी ज़रूरत है। तो अगर वो 2 बच्चे भी हैं या 100 बच्चे भी हैं, उसको हेल्प करने की हम ज़रूरत में जो भी कर सकते हैं हम उसमें ट्राई करते हैं। इसको आपने देखा, समझा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ आपको लगता है कि आपको कोई सवाल है मन में, तो आप वो पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।